हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की ये जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग 12 से लेके 18 मार्च तक की करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरी क्लास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है किसी भी बैंक एग्जाम के लिए। करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से जो रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा 12 तारीख से लेकर 18 मार्च तक के बीच में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में एक आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई हुई है, उसको भी हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आरबीआई की एक एनुअल रिपोर्ट आई है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी, उस पूरी रिपोर्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में जो भी करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं 12 से लेकर 18 मार्च तक के बीच के, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या बोला गया है। As per the CRISIL's India Outlook 2024 report released in March 24, what will be India's real GDP growth in financial year 25? ठीक है, यानी कि मार्च 2024 में जारी क्रिसिल इंडिया की आउटलुक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या होगी, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6.8%, ऑप्शन नंबर ए। बात हो रही है क्रिसिल के रिपोर्ट की, पूछा कौन से ईयर के लिए गया, फाइनेंशियल ईयर 25 याद कर लेना, वित्त वर्ष 2025 याद कर लेना, इसके साथ साथ में ये 6.8% याद कर लेना। इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी और जानने की मतलब अनुमान ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये फाइनेंशियल ईयर 25 का है, फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए ये अनुमान 7.6% का है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% अनुमानित है। दीपक मोहंती, चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS वेब एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द व्हिच कंपनी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, क्या बोला गया है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए किस कंपनी द्वारा विकसित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के वेब एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज़ेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज़ेरोधा के द्वारा अभी हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम का वेब एप्लीकेशन जो है वो डेवलप किया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, और इसी वेब एप्लीकेशन को दीपक मोहंती जी ने अभी मतलब हाल ही में इनॉग्रेटेड किया, इसका शुभारंभ किया। और ये जो दीपक मोहंती जी हैं ये PFRDA के क्या हैं, चेयरपर्सन है। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें हम लोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स DOIC ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली साइंड MOU विद यस बैंक एंड सेलमेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड टू फैसिलिटेट digital sales for small businesses, farmers and entrepreneurs through the open network for digital commerce यानी कि ONDC प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या बोला गया है, किस राज्य के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे व्यवसायों, किसानों और उद्यमियों के लिए डिजिटल बिक्री की सुविधा के लिए यस बैंक और सेल मेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इसमें उस राज्य का नाम बताना है। सही उत्तर होगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड राज्य के जो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है उसने यस बैंक और सेल मैट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ में भी हाल ही में एक मतलब MOU साइन किया हुआ था। क्यों साइन किया हुआ था ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा और इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी उतना एक्सप्लेनेशन आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया जाएगा। In order to train दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशंस NRLMs women self help groups members under the लखपति दीदी योजना which company has recently signed an MOU with the Ministry of Rural Development। ठीक है, यानी कि लखपति दीदी योजना के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM के महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा ईज माई ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ईज माई ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ईज माई ट्रिप ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईज माई ट्रिप ने अभी हाल ही में जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि लखपति दीदी योजना के तहत जो भी NRLM के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं
उनको जो है उनके लिए जो है मतलब एमओयू साइन किया गया है, जिससे कि उनको ये सुविधा प्रदान की जा सके, ठीक है ना। स्वयं सहायता समूहों के जो DNRLM के महिला स्वयं सहायता समूह हैं, उनके सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनके सदस्यों को ट्रेनिंग देने के लिए ये जो ईज माई ट्रिप है, इसने अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके तहत में होगा क्या, इसके तहत में जो ईज माई ट्रिप है, ईज माई ट्रिप को आगे की पूरी क्लास में मैं EMT बोलूँगा। इस एमओयू के साइन हो जाने के बाद में जो EMT है वो देश भर के 800 जिलों से, देश भर के टोटल 800 जिलों से जिलों में से प्रत्येक ब्लॉक से एक मेंबर को सेलेक्ट करेगा, ठीक है ना। 800 जिलों के प्रत्येक ब्लॉक से एक मेंबर को सेलेक्ट करेगा और उनको जो भी ज़रूरी डिजिटल टूल्स होगा वो प्रोवाइड करेगा, जो भी ज़रूरी नॉलेज होगा वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स को ट्रैवल रिजर्वेशन के लिए ट्रेन करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा कि ट्रैवल करने के लिए जो रिजर्वेशन वगैरह होता है वो कैसे किया जाता है, फ़्लाइट की बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, बस की बुकिंग, होटल्स की बुकिंग, इन सब की टिकट बुकिंग वगैरह कैसे होती है, ये इसकी ट्रेनिंग देगा। नेट पे कैसे सर्च किया जाता है कि किस किस डेस्टिनेशन के बीच में कहाँ कहाँ कौन कौन सी ट्रेन जा रही हैं, ठीक है ना। सर्चिंग कैसे की जाती है इसकी ट्रेनिंग देगा। पेमेंट वगैरह कैसे किया जाता है, UPI के थ्रू पेमेंट होता है तो कैसे होता है, ऑनलाइन बैंकिंग से होगा तो कैसे होगा, मतलब इस तरीके की जो भी ट्रेनिंग होगी ये सब सिखाएगा। और सदस्यों के द्वारा जितने भी टिकट बुकिंग होगी, ठीक है ना, इनको सबको सिखाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि फिर उसके बाद पैसा दे देगा, नहीं, फिर इनको सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद में ये फिर जो भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, इनके द्वारा जितनी भी टिकट बुकिंग होगी, जितनी भी टिकट बुकिंग कंप्लीट होगी, उसका कुछ रेवेन्यू जो है EMT के द्वारा इनके साथ में शेयर किया जाएगा, उसका कुछ परसेंटेज जो है इनको भी दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो मेंबर होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के, जो कि टिकट बुक करेंगे, उनको जो बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा टिकट वाली दीदी, ठीक है ना, उनको बोला जाएगा टिकट वाली दीदी। जैसे ये लखपति दीदी स्कीम है ना, उसी तरीके से इनको टिकट वाली दीदी बोला जाएगा। और इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे टोटल 10 ब्लॉक में शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको इनिशियली टोटल 10 ब्लॉक में शुरू किया जाएगा। इसके बाद इसका रिजल्ट देखने के बाद में अगर इसमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करना होगा इसके तो उसके बाद में फिर वो सारी चीज़ें करने के बाद में फिर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, ठीक है ना। और लखपति दीदी की अगर हम लोग बात करें, ये जो लखपति दीदी योजना है, तो ये योजना जो थी 2023, ठीक है, ये योजना 2023 में लॉन्च किया गया था। और ये बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत में ग्रामीण महिलाओं की हेल्प की जाती है कि किस तरीके से उनकी अर्निंग्स को बढ़ाया जा सके, किस तरीके से उनके कमाई के जरिए को बढ़ाया जा सके। इस योजना के तहत में बेसिकली उनकी हेल्प की जाती है, ठीक है ना। तो ईज माई ट्रिप ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। A credit assistance program for the Small Industry Development Bank of India (SIDBI) for Jan Aushadhi Kendras has recently been inaugurated by which union minister? ठीक है, जन औषधि केंद्रों के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI के एक क्रेडिट सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर B। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर B, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनसुख मंडाविया जी जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं। जन औषधि केंद्र यानी कि JAKs, जन औषधि केंद्रों के लिए SIDBI का एक क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम है ये, और इसकी वेबसाइट और इस क्रेडिट प्रोग्राम दोनों का उद्घाटन मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जन औषधि केंद्रों को टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए SIDBI और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PBMI, ठीक है ना। फिर ये लाइन फिर से सुनो आप लोग। जन औषधि केंद्रों को टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए SIDBI और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि PBMI ने एक MOU साइन किया हुआ है। इसके तहत जन औषधि केंद्रों को ऑपरेट करने वाले जो भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके द्वारा कि जन औषधि केंद्र चलाए जाते हैं, उनको जो है 2 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लोन दिया जाएगा। कितने रुपए तक का? अप टू 2 लाख रुपीज़।
2 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लोन दिया जाएगा, बिना किसी कोलेट्रल के ये लोन दिया जाएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना है। इंटरेस्ट रेट भी इस पर ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। और फंड जो भी होगा उसको डिसबर्स करने के लिए सिडबी जो है वो जीएसटी सहाय टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगी। जीएसटी सहाय टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाएगा सिडबी के द्वारा फंड को डिसबर्स करने के लिए, ठीक है ना। भारत सरकार का एक बेसिकली उद्देश्य है कि 31 मार्च 2026 तक 25,000, कब तक, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है भारत सरकार का। और 31 जनवरी 2024 तक जो डाटा रिलीज हुआ है उसके हिसाब से 10,624 जन औषधि केंद्र अभी तक खोले जा चुके हैं, ठीक है ना। तो मनसुख मंडाविया इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिडबी का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। शिवा सुब्रमण्यन रमन ये इसके सीएमडी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। As per the RBI's annual report of Ombudsman Scheme 2022-23 released on 11th March 2024, the number of complaints received by the offices of the RBI Ombudsman ORBIOS and centralized receipt and processing center CRPCs increased by what percentage during the 1st April 2022 and 31st of March 2023, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23। 11 मार्च 2024 को जारी आरबीआई की लोकपाल योजना 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई लोकपाल यानी कि ORBOIs और केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र यानी कि CRPC के कार्यालयों द्वारा 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और सबसे पहले इसका आंसर जानेंगे हम लोग, उसके बाद में क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट भी हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में आज की डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये वही रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम वगैरह हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर कहीं पर आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन ये तो फिलहाल आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा डीप में हम लोग जाएंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और ये चीज़ें पढ़ के आपको मज़ा भी आने वाली है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, क्या पूछा गया था आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसका आंसर जान लेते हैं, फिर टू द पॉइंट हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा 68.24%, ठीक है। और ये जो शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये ड्यूरेशन भी याद रखना। आगे अभी पूरी क्लास में जब भी हम लोग जो बात करेंगे, जो भी डाटा आपको दिया जाएगा वो जो दिया जाएगा वो इसी ड्यूरेशन का दिया जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का दिया जाएगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का डाटा आगे की पूरी इस क्लास में, इस पूरी रिपोर्ट में दिया गया है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब ध्यान रखना आप लोग, पर्याप्त टाइम इस क्वेश्चन में हम लोग देंगे, इस क्वेश्चन में पर्याप्त टाइम देंगे, क्योंकि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है और आरबीआई की वेबसाइट पर अगर आप लोग जाकर देखोगे ना तो लगभग 56-57 पन्नों की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी चीज़ें उसी को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो अप टू द पॉइंट चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो थी, एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बुड्समैन स्कीम 2022-23 जो कि 11 मार्च 2024 को रिलीज़ की गई, ये डेट भी याद रखना। इस डेट को जो है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ऑन ओम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार ORBOIs यानी कि ऑफिसेस ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन और सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर पर जो भी कंप्लेंट्स रिसीव्ड हुई हैं उनकी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये पूछा गया था। और ये वृद्धि जो पूछी गई है ये ड्यूरेशन पूछा गया है, ये दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में उनके कंप्लेंट्स में कितनी की वृद्धि हुई है, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये पूछा गया है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो उसमें जो वृद्धि हुई है 68.24% की हुई है, ये इसका आंसर याद कर लो। पहली चीज़ ये इसका आंसर याद कर लो, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और दूसरा इस रिपोर्ट में और क्या बताया गया है, ठीक है, देखो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे जब भी मैं सीआरपीसी बोलूँगा आपको समझ में आना चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर की बात हो रही है। जब भी मैं ORBIOS बोलूँगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑफिस ऑफ RBI एम्बुड्समैन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये बड़ी टर्मिनोलॉजी होती है, इनको बार बार नहीं बोलूँगा, ये शॉर्टकट आप लोग समझना, इसीलिए क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। ORBIOS और CRPCs के द्वारा इस ड्यूरेशन में, अब जो ड्यूरेशन जो है ये भी याद रखना है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक की बात ही मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ORBIOS और CRPCs के द्वारा इस ड्यूरेशन में टोटल 7,03,554 7,03,554 नंबर ऑफ कंप्लेंट्स प्राप्त की गई हैं, जबकि 2021-22 के दौरान 2021-22 के दौरान ये जो कंप्लेंट्स थी ये थी 4,18,148, ठीक है ना। 2021-22 के दौरान ये थी 4,18,148, जबकि 2022-23 के दौरान जो है ये हो गई 7,03,554। तो ये इसका और इसका अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये जो है इसमें जो बढ़ोतरी हुई है ये हुई है 68.24% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान कंप्लेंट्स की संख्या में 68% की वृद्धि हुई है। ये नंबर ऑफ कंप्लेंट्स भी आपको बता दी गई कि किस साल में कितनी कंप्लेंट थी, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो टोटल ये कंप्लेंट प्राप्त हुई हैं 7,03,544, इसमें से 2,34,690 कंप्लेंट्स जो हैं वो ORBIOS के द्वारा हैंडल की गई, यानी कि ऑफिसेस ऑफ RBI एम्बुड्समैन के द्वारा इतनी शिकायतें हैंडल की गई। और बाकी की 4,68,854 कंप्लेंट्स जो हैं वो CRPC के द्वारा डिस्पोज्ड कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है, इतनी कंप्लेंट जो है वो ORBIOS के द्वारा सॉल्व की गई, रिजॉल्व की गई 2,34,690, जबकि 4,68,854 जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं ये डिस्पोज कर दी गई CRPC के द्वारा, यानी कि सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स के द्वारा ये कंप्लेंट डिस्पोज कर दी गई, ठीक है ना। ORBIOS पर डिस्पोज की जाने वाली कंप्लेंट का टैट टाइम की अगर हम लोग बात करें, टैट यानी कि टर्न अराउंड टाइम, ठीक ना। टर्न अराउंड टाइम जो था वो 33 डेज था, ध्यान से सुनते चलना, ठीक है ना। ORBIOS पर डिस्पोज की जाने वाली कंप्लेंट्स का टैट टाइम जो था वो 33 डेज था 31 इस ड्यूरेशन में फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान, जबकि 21-22 के दौरान टैट टाइम जो था वो 44 डेज था। ये दोनों फाइनेंशियल ईयर का टैट आप लोग मतलब याद कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसके साथ साथ में 57.48% मेंटेनेबल कंप्लेंट्स को म्यूचुअल सेटलमेंट और मीडिएशन के जरिए, मध्यस्थता के जरिए ही सुलझा लिया गया। बाकी कंप्लेंट्स को या तो रिजेक्ट कर दिया गया RBIOS के द्वारा या फिर विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें यह कहता है बैंकों के साथ साथ नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ प्राप्त हुई टोटल कंप्लेंट्स में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित कंप्लेंट सबसे ज़्यादा थी। ध्यान रखना, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स थी उसकी संख्या ज़्यादा थी, जबकि NBFCs के लिए जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो शिकायतें थी वो थी फेयर प्रैक्टिसेस कोड, यानी कि उचित व्यवहार नहीं करते हैं NBFCs अपने क्लाइंट्स के साथ में, अपने ग्राहक के साथ में। इससे संबंधित सबसे ज़्यादा शिकायतें जो आई हुई थी वो NBFCs के लिए आई हुई थी, ठीक है ना। ओम्बुड्समैन ऑफिस वाइज अगर एलोकेशन की बात करें हम लोग कि ओम्बुड्समैन ऑफिस के मतलब कितने कौन कौन से ओम्बुड्समैन ऑफिस के द्वारा कितने कितने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रजिस्टर किए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा मुंबई सेकंड एक RBI का ओम्बुड्समैन ऑफिस यहाँ पर भी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आई, कितनी आई 12,313 नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मुंबई सेकंड में आई, ठीक है ना। स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरीज वाइज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की हम लोग बात करें, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ रहा हूँ। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम लोग बात करें तो इस दौरान 5 सबसे अधिक कंप्लेंट वाले राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी और 5 सबसे कम ओम्बुड्समैन कंप्लेंट वाले राज्य और यूनियन टेरिटरी, इनका नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 5 उन
राज्यों को जानो या फिर केंद्र शासित राज्यों को जानो जिनमें सबसे अधिक कंप्लेंट पाई गई थी इस ड्यूरेशन में, ठीक ना। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सबसे ज़्यादा आई थी चंडीगढ़ में, दूसरे नंबर पर था दिल्ली, तीसरे नंबर पर था हरियाणा, चौथे नंबर पर था राजस्थान, पाँचवें नंबर पर था गुजरात। नोट डाउन आप लोग करना, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। पहले पर था चंडीगढ़, दूसरे पर था DLI दिल्ली, तीसरे पर था हरियाणा, चौथे पर था राजस्थान, पाँचवें पर था गुजरात। ये हो गया सबसे ज़्यादा कंप्लेंट। सबसे कम कंप्लेंट्स कौन कौन से राज्य में आई थी? इसमें फर्स्ट पर था मिजोरम, ठीक है ना, सेकंड पर था नागालैंड, ठीक है ना, थर्ड पर था मेघालय, फोर्थ पर था मणिपुर, फिफ्थ पर था अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में, ठीक ना, इसमें सबसे कम कंप्लेन, इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन आई हुई थी, ठीक ना। कंप्लेंट का प्रोसेस क्या होता है एक बार मैं थोड़ा सा वो भी समझाता हूँ, तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को आएगी और ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है ना। शिकायतें जो होती हैं वो BRBIOS में या CMS पोर्टल के थ्रू या फिर CRPCs के थ्रू रिसीव होती हैं। प्राइमरी स्क्रूटिनी की जाती है इन कंप्लेंट्स की, ठीक है ना। प्राइमरी स्क्रूटनीज के बाद में CRPC जो है वो ईमेल, फिजिकल मोड और CP ग्राम्स के माध्यम से प्राप्त कार्यवाही योग्य शिकायतों को ORBIOS को सौंप देता है, यानी कि ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन को सौंप देता है, ठीक है ना। प्राइमरी स्क्रूटनी इसलिए की जाती है कि इससे ये देखा जा सके कि फालतू फंड की कुछ शिकायतें तो नहीं है। कुछ शिकायतें तो लोग ऐसे ही डाल देते हैं ना, तो वो मतलब उसको स्क्रूटिनी कर लिया जाए कि क्या इन शिकायतों का समाधान किया जा सकता है कि नहीं, क्या इन शिकायतों पे कोई कार्यवाही की जा सकती है कि नहीं। तो जो कार्यवाही योग्य शिकायतें होती हैं उसको ORBIOS को सौंप दिया जाता है। सिर्फ कार्यवाही करने योग्य शिकायतें ही सौंपी जाती हैं, इसीलिए स्क्रूटिनी किया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी फिर से क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इस रिपोर्ट में एक डेटा और दिया गया था कि ORBIOS पर प्राप्त टोटल 85.64% शिकायतें डिजिटल मोड में आई हैं, ठीक ना। डिजिटल मोड में इतनी शिकायतें आई हुई हैं, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। ORBIOS पर प्राप्त टोटल शिकायतों में से 85.64% शिकायतें डिजिटल मोड में लॉन्च की गई हैं। जबकि डिजिटल मोड का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि CMS पोर्टल के थ्रू। डिजिटल का मतलब डिजिटली, चाहे फिर वो CMS पोर्टल के थ्रू हो जाए या फिर ईमेल के जरिए हो जाए, ठीक ना, या फिर CP ग्राम्स के जरिए हो जाए, ठीक ना, CP ग्राम्स पोर्टल के जरिए हो जाए, ये होता है क्या, डिजिटल होता है। तो 85.64% शिकायतें वो हैं वो डिजिटल मोड में पाई गई थी। अगला पॉइंट ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान मतलब जो समय सीमा क्वेश्चन में दी गई, ध्यान रखना मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी मैं बात करूंगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 की बात करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें और क्या बताया गया है कि ये जो समय सीमा दी गई है इसमें ये और बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान सबसे ज़्यादा कंप्लेंट मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स पर आई। कितने आया, 45.77%, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स पर आई। उसके बाद में अर्बन सेंटर्स पर आई, कितना आया, 24% का। और उसके बाद में सेमी अर्बन सेंटर्स पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आई, कितना आया, 18.46% की कंप्लेंट आई, ठीक है ना। सीनियर सिटीजन्स के द्वारा लॉन्च की जाने वाली कंप्लेंट्स की संख्या में गिरावट आई है। टोटल कंप्लेंट्स का 2.16% जो है वो कंप्लेंट्स सीनियर सिटीजन्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 3.04% था, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को और हम लोग समझते हैं कि स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को कि जो ये ओम्बुड्समैन स्कीम है ये क्या है, थोड़ा सा और क्लियरिटी यहाँ से आएगी, ठीक है ना। हालांकि पिछली क्लासेस में है वो पढ़ाया गया हुआ है, जो लगातार चैनल पर बने हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं से और से भी पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत इस ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में पता होता है कि ये बेसिकली इंटीग्रेट करके एक स्कीम बनाई गई है। 3 पुराने ओम्बुड्समैन स्कीम को इंटीग्रेट करके ये बनाया गया है, ठीक है ना। उसी से संबंधित एक थोड़ा सा मोटा एक ओवरव्यू देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप था, उसने रिकमेंड किया हुआ था और उस रिकमेंडेशन के आधार पर नवंबर 2021 में 3 पुराने ओम्बुड्समैन स्कीम को इंटीग्रेट करके एक सिंगल स्कीम रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 लॉन्च किया गया, यानी कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड IOS स्कीम जो है वो 2021 लॉन्च किया गया, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 3 पुराने
ऑम्बुड्समैन स्कीम्स को इंटीग्रेट किया। उसको इंटीग्रेट करने के बाद में एक सिंगल स्कीम जो है RBIOS यानी कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम जो है 2021 लॉन्च किया गया था। 12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन के तहत में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। अब अभी आपको मैंने बताया कि 3 पुराने ऑम्बुड्समैन स्कीम को इंटीग्रेट करके, तो 3 पुराने ऑम्बुड्समैन स्कीम कौन कौन से हैं उनके भी नाम आप लोग जान लो। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम यानी कि BOS 1995। इसके बाद ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर NBFC 2018 में आया था ये। इसके बाद ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019 में आया था। इन तीनों ऑम्बुड्समैन स्कीम को लॉन्च करके एक नया इंटीग्रेटेड रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 में लॉन्च किया गया। 12 नवंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन के तहत में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इस स्कीम के तहत में बैंक, NBFCs, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जिसको कि हम लोग CICs भी बोलते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ठीक है, इनसे संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाता है। इस पर्टिकुलर स्कीम से संबंधित कुछ और टेक्निकल बातों पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। इस स्कीम के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी था। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 में जो आया हुआ था 12 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, एक मोटा मोटा ओवरव्यू उसका भी दिया है। चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर हुई होंगी। अब फिर से क्वेश्चन पर आते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या चीज़ें मतलब हैं, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फिर से वापस आते हैं। ठीक है ना, टेक्निकल चीज़ों पे मैं चल रहा हूँ और क्वेश्चन यहाँ सबसे भी बनते हैं। ध्यान से सुनते रहना आप लोग। मुरारी बापू की कथा की तरीके से मत सुनना। मुरारी बापू की कथा वाला जो मोड है ना, उससे बाहर आओ। ठीक है ना। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताया, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से और आप लोग उसका आंसर दो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहाँ पे कमेंट करके बताओ, नहीं खुद पेड क्लासेस में भी देख रहे हो तो भी अपने मुंह से बोलो। मैं पूछ रहा हूँ, क्या इससे आप खुद जज कर पाओगे कि क्या आपने सही से सुना है जो अभी मैं पीछे राम कहानी बताया हूँ, या फिर बस बढ़िया आराम से मस्त माहौल बना हुआ है, मुरारी बापू की कथा चल रही है, वीडियो के एंड में पंजीरी चरणामृत या फिर कुछ और अच्छे अच्छे प्रसाद की उम्मीद करके इसको सुन रहे हो। सुनो, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इस स्कीम के तहत में आती हैं कि नहीं आती हैं? ये आपको इसका रिप्लाई देना है। इसका रिप्लाई आप लोग खुद से एक बार दे लो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मन में इसका रिप्लाई सोच लो कि क्या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इस स्कीम के तहत में आती हैं कि नहीं आती हैं। अगर आती हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग बोलोगे कि हाँ ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इस स्कीम में आती हैं। ठीक है ना। नहीं तो थोड़ी देर फिर गिचपिच करोगे कि क्या बोल दिया सर ने, मास्टर साहब सही से पढ़ा नहीं रहे, मास्टर साहब का पढ़ाया हुआ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सब आसान नहीं होता है और मास्टर साहब सही से पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है ना, इनका पढ़ाया हुआ आता नहीं है, यही सब बोलोगे। और यहाँ मास्टर साहब की तो हालत नहीं देख रहे हो कि मास्टर साहब की हालत ख़राब होती जा रही है। 56-57 पेज की इस रिपोर्ट में से, RBI की जो एनुअल रिपोर्ट आई हुई है, इसमें से इंपॉर्टेंट कंटेंट निकालने में कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ानी है, क्या क्या चीज़ें PDF में देनी है, मास्टर साहब की तो हालत ख़राब हो रही है। आप लोग वीडियो क्लास में आए हो, मुरारी बापू की कथा की तरीके से सुन के जा रहे हो, याद भी नहीं कर रहे हो, और बाद में सारा ब्लेम मास्टर साहब के ऊपर डाल देना कि मास्टर साहब सही से पढ़ाते नहीं, PDF में कंटेंट नहीं रहता। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनो। यहाँ सबसे क्वेश्चन बनेगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो होती हैं ये इस स्कीम के तहत में आती हैं। ठीक है ना, इनको कवर किया जाता है इसके तहत में। ठीक है, फिर से वापस आता हूँ। अब हम लोग RBIOS 2021 वाली जो स्कीम है उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो जिस समय ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ये जो स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय ये थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ, जिस समय ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस समय किन किन एंटिटीज़ को कवर करती थी और बाद में इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ और ऐड हो गई, इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। यानी कि ये RBIOS 2021 स्कीम जो है, जब ये 12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो उस टाइम पर इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ आती थी, मतलब ये स्कीम कौन कौन सी एंटिटीज़ को कवर करती थी, थोड़ा और डीप में मैं बताऊँगा। एक मोटा मोटा ओवरव्यू तो भी सिनॉप्सिस में ही दे दिया था, लेकिन थोड़ा और डीप में बताऊँगा। फिर उसके बाद में इसमें कौन कौन सी और कंपनीज ऐड हुई वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना। तो जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो इनिशियली शुरुआत में इसमें सभी कॉमर्शियल बैंक्स आती थी, सभी RRBs इसमें आते थे, सभी शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते थे, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से, ये लाइन ध्यान से सुन लेना,
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से 50 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक के डिपॉजिट साइज वाले नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी इस स्कीम के तहत में कवर होते हैं जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। और कौन कौन कवर होता है? सभी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स इस स्कीम के तहत में कवर होते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन कवर होता है जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी? तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़कर वे सभी एनबीएफसीज जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए ऑथराइज हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत, उनको ये स्कीम कवर करती है। ध्यान से सुनना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एचएफसीज को छोड़कर वे सभी एनबीएफसीज जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए ऑथराइज हैं वो सभी इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है। और इसके साथ साथ और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़कर वे सभी एनबीएफसीज भी इसके अंतर्गत आते हैं जो कस्टमर इंटरफेस रखने के साथ साथ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से 100 करोड़ रुपए या फिर इससे ज़्यादा के एसेट साइज रखते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इन सारी की सारी एंटिटीज़ को ये स्कीम अपने लॉन्चिंग के समय से ही कवर कर रही थी। उसके बाद अब ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 12 नवंबर 2021 को, ठीक है ना। तब से इन सारी एंटिटीज़ को ये स्कीम कवर कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर एक डेट और आती है 1 सितंबर 2022, 1 सितंबर 2022। 1 सितंबर 2022 को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जो ये बताया हुआ था, 1 सितंबर 2022 को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CICs को भी इस स्कीम के दायरे में ला दिया गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और ये स्कीम जो है RBI के कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर स्कीम से संबंधित। अब फिर से हम लोग इसी अपने क्वेश्चन के वापस आते हैं, मतलब कि रिपोर्ट का जिक्र हम लोग और करते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर की बात हम लोग थोड़ा सा करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बात हुई थी CRPC की, ये देखो ना, ये CRPC की बात हुई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की और ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है ना। ये स्कीम लॉन्च करने के दौरान ही RBI ने नवंबर 2021 में, जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी RBI US वाली, तो वो स्कीम लॉन्च करने के दौरान ही RBI ने नवंबर 2021 में चंडीगढ़ में CRPC की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? चंडीगढ़ में, ठीक है ना। चंडीगढ़ में CRPC की स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य RBI के अल्टरनेट ग्रीवियंस रिड्रेस यानी कि AGR अल्टरनेट ग्रीवियंस रिड्रेस मैकेनिज्म और ज़्यादा सिंपल बनाना, और ज़्यादा आसान बनाना, और ज़्यादा रीचेबल बनाना था। CRPCs मुख्यतः सभी फिजिकल और ईमेल कंप्लेंट्स के फोकल पॉइंट के रूप में काम करती है, और इसका मतलब कि मेंटेनेबल कंप्लेंट्स को ORB-IOS को और रेगुलेटेड एंटिटीज़ को भेज देती है, और बाकी जो नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स होती हैं उनको मतलब तुरंत इंस्टेंट क्लोज कर देती है, ठीक है ना। और ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें ORB-IOS के 22 ऑफिसेस, ठीक है ना। कितने ऑफिसेस? नंबर ऑफ ऑफिसेस कितने हैं? 22। ORB-IOS के 22 ऑफिसेस, CRPC और कॉन्टैक्ट सेंटर्स के डाटा को रिड्रेस किया गया है। इससे संबंधित डाटा के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि इस रिपोर्ट से संबंधित ज़रूरी हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाया गया, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक डाटा मैं PDF में भेज दूँगा, वहाँ से आप लोग भी पढ़िएगा, और जिस क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ कि उसकी PDF आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, तो वो आप लोग ज़रूर पढ़ लिया करो। हालांकि एक आइडियल फॉर्मेट यही होता है कि पहले आप वीडियो क्लासेस देखो, उसके बाद में PDF से आप लोग एक बार चीज़ें जब पढ़ेंगे तो रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा, फिर दोबारा आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको मैं स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ वीडियो क्लास के दौरान ही कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की PDF आप लोगों को पढ़नी है, तो उसकी ज़रूर पढ़ लिया करो। इससे संबंधित कुछ एक डाटा और भी हैं जो मैं PDF में दिया हूँ, हालांकि मुझे उतने इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लगे नहीं तो मैं यहीं पे उठा लेता, उसको कवर कर लेता, लेकिन फिर भी रिपोर्ट है 56, 57, 58 पन्नों की रिपोर्ट है, तो कुछ और चीज़ें मैं PDF में दूंगा, उसको भी आप लोग वहाँ पर जाके पढ़िएगा, ठीक है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड
इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडस पे वेयर, मैं नाम लिख रहा हूँ, ये नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। इंडस पे वेयर नाम से इस वेरिएबल को लॉन्च किया गया था और ये इंडिया का पहला ऑल इन वन टोकेनाइजेबल वेरिएबल है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों यूजर्स के लिए है ये, ठीक है, और ये मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इंडसइंड बैंक की यहाँ पर बात हुई है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वी मेक यू फील रिचर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। सुमंत कटपालिया ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो वेरिएबल्स हैं, इंडस वेयर वाला ये जो है, ये 3 वेरिएंट्स में मार्केट में है। पहला वेरिएंट है स्टिकर्स के रूप में है, ठीक है ना, दूसरा वॉचेस के रूप में है, घड़ी, और तीसरा रिंग के रूप में है, ठीक है ना। ये 3 इसके वेरिएंट हैं, इससे ज़्यादा और इसमें डीप में नहीं जाएंगे। इन ऑर्डर टू रेज डिपॉजिट्स टू फिनेंस एलिजिबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम, पात्र पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जमा राशि जुटाने के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बीओबी अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम नाम से इसे लॉन्च किया गया है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली launched a comprehensive women's health insurance plan named health power, यानी कि हर इस तरीके से लिखा गया है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने हेल्थ पावर नामक एक व्यापक महिला बीमा योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। इसमें भी और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वन लाइनर ही करेंगे। आपको जो याद रखना है, ये फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, ये नाम याद रखना है। इसके बाद में ये आपको हेल्थ पावर याद करना है, इससे ज़्यादा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इतने से ही आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बना लोगे एग्जाम में। हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन बैक्ड बाय द टेक्नोलॉजी फर्म ऑरियन प्रो सोल्यूशंस from SBI for iCash Pro Plus, a transaction banking platform that will help SBI to enhance its corporate banking portal and payment services। ठीक है, क्या कहा गया है? हाल ही में टेक्नोलॉजी फर्म ओरियन प्रो सोल्यूशंस को लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म iCash Pro Plus के लिए SBI से कितनी राशि मिली हुई है जो SBI को अपने कॉर्पोरेट बैंकिंग पोर्टल और भुगतान सेवाओं को बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, SBI से ओरियन प्रो सॉल्यूशंस को 100 करोड़ रुपए मिले हुए हैं iCash Pro के लिए। iCash Pro क्या है? एक ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए SBI से ओरियन प्रो सॉल्यूशंस को मिले हैं और इस ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग SBI अपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग पोर्टल और पेमेंट सर्विसेज को इन्हेंस करने के लिए करेगी। In order to settle UPI transactions, which bank has recently partnered with 19 Communications? UPI लेन देन को व्यवस्थित करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में 19 Communications के साथ में साझेदारी की है? सही उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सपांड कर देता हूँ। पेटीएम क्राइसिस आप लोगों को पता होगा, तो उसी पेटीएम क्राइसिस से बचने के लिए पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, ठीक है ना, 197 ने अभी हाल ही में SBI, HDFC, एक्सिस और यस बैंक, ये 4 बैंकों का नाम आप लोग याद रखना। क्वेश्चन मैंने एक का ही फ्रेम किया है, 4 बैंकें और हैं, फिर से सुन लो। 19 कम्युनिकेशन ने भी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। ये चारों बैंक एज ए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, PSP, ये चारों बैंक अब पेटीएम के लिए, अब 197 के लिए एज ए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक के रूप में काम करेंगे, PSP के रूप में काम करेंगे। पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर का मतलब हो जाएगा कि बेसिकली ये एक जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर होते हैं ये थर्ड पार्टी कंपनी होते हैं जो कि बिजनेसेस को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक्सेप्ट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये बेसिकली काम क्या करते हैं कि ये पेमेंट करने वाली लोग या फिर पेमेंट करने वाली कंपनी और पेमेंट रिसीव करने वाले लोग या फिर पेमेंट रिसीव करने वाली कंपनी के बीच में इंटरमीडियरीज का काम करते हैं, उनके बीच
मध्यस्थता का काम करते हैं, उनके बीच मध्यस्थता का काम करते हैं, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। ए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी Garagepreneurs Internet Private Limited is going to merge with which small finance bank by the approval of Competition Commission of India CCI। एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी गैराजप्रेन्योर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की मंजूरी से किस लघु वित्त बैंक के साथ में विलय करने जा रहा है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। CCI की अप्रूवल मिलने के बाद में गैराजप्रेन्योर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में बेसिकली ये मर्ज होने जा रहा है। बस इतना ही पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फाइनेंशियल एक्सेस इन इंडियाज लैगिंग स्टेट, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज़ रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन L&T फाइनेंस एंड जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका, ठीक है। यानी कि भारत में पिछड़े राज्यों में वित्तीय पहुंच में सुधार के लिए हाल ही में L&T फाइनेंस और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के बीच में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये इसमें पूछा गया है। 125 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 125 मिलियन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इंडिया के जो लैगिंग स्टेट्स हैं, यानी कि इंडिया के जो पिछड़े राज्य हैं, उनमें फिनेंशियल एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए L&T फाइनेंस ने भी हाल ही में जीका के साथ में एक लोन एग्रीमेंट पर साइन किया था, और जो लोन एग्रीमेंट है वो 125 मिलियन USD का लोन एग्रीमेंट है। पिछड़े राज्य कौन कौन से हैं? आसाम, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। बस इतना पढ़ना है और डीप में इसके हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उतना दे दिया जाएगा, बाकी कुछ चीज़ें वन लाइनर ही रहती हैं, उसको वन लाइनर ही हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। A new loan scheme named विकास स्फूर्ति हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक, हाल ही में किस बैंक के द्वारा विकास स्फूर्ति नामक एक नई ऋण योजना शुरू की गई, ये इसका हिंदी में मतलब है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा अभी हाल ही में विकास स्फूर्ति नाम से एक जो है स्कीम जो है, लोन स्कीम जो है लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। विकास स्फूर्ति स्कीम के तहत में जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको बिना किसी कोलेट्रल के हैसल फ्री लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, कोई कोलेट्रल नहीं लगेगा। मिनिमम 50,000 रुपये से लेके अप टू 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का हैसल फ्री लोन इसके तहत में दिया जाएगा। हाउ मच पेनल्टी हैज़ रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन द बैंक ऑफ इंडिया एंड बंधन बैंक रेस्पेक्टिवली, RBI द्वारा हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक पर क्रमशः कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है। RBI के द्वारा इन दोनों बैंकों पे जुर्माना लगाया गया, कितना कितना जुर्माना किस किस बैंक पे लगाया गया ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.14 करोड़ रुपीज़ एंड 29.55 लाख रुपीज़, ठीक है ना। यानी कि ये जो 1.4 करोड़ रुपीज़ है, 1.14 नहीं 1.4 करोड़ रुपीज़ है, ये बैंक ऑफ इंडिया पे लगाया गया है, और ये जो 29.55 लाख रुपीज़ है ये बंधन बैंक पे लगाया गया है, ठीक है। क्यों लगाया गया है बंधन बैंक पर? ये तो जो बंधन बैंक है वो RBI का इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016 का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए इस पे ये पेनल्टी लगाई गई। इसके साथ साथ में जो बैंक ऑफ इंडिया था वो RBI के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, ठीक है, कस्टमर सर्विसेज इन बैंक, इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस, इन सब डायरेक्शंस का पालन बैंक ऑफ इंडिया नहीं कर रहा था, इसलिए इस पे 1.4 करोड़ रुपीज़ का और बंधन बैंक पर दूसरे रीजन की वजह से 29.55 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। दूसरा रीजन कौन था वो भी आप लोगों को बता दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू कंडक्ट ज्वाइंट रिसर्च ऑन ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, NPCI हैज रिसेंटली साइंड ए मल्टी-ईयर MOU विद व्हिच इंस्टीट्यूट। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए NPCI ने हाल ही में किस संस्थान के साथ एक बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा IISc बेंगलोर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ में अभी हाल ही में NPCI ने एक बहुवर्षीय मल्टी-ईयर MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर ज्वाइंट रिसर्च किया जा सके और इसको फिर आगे बैंकिंग वगैरह में यूज किया जा सके। How much amount of loan agreement has recently been signed between the Asian Development Bank and Ministry of Finance for the Ahmedabad Peri-Urban Livability Improvement Project? हाल ही में अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवलेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए एशियाई विकास बैंक
और वित्त मंत्रालय के बीच में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ये इसमें पूछा गया है। 181 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 181 मिलियन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें, ये प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद रख लेना, अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का आप लोग जो है नाम याद रख लेना। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में एक अभी हाल ही में मतलब MOU साइन किया गया है। ठीक है ना, है रिसेंटली साइंड MOU, और MOU तो नहीं कहेंगे, लोन एग्रीमेंट कहेंगे हम लोग इसको। ठीक है ना, एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये जो लोन एग्रीमेंट है ये कितने अमाउंट का है, ये अमाउंट है 181 मिलियन USD का। ठीक है ना, 181 मिलियन USD का ये लोन एग्रीमेंट है। और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्टिंग है, जिस प्रोजेक्ट पे जो टोटल खर्चा आएगा, इस प्रोजेक्ट का टोटल खर्चा जो है वो अनुमानित है 316.9 मिलियन USD। ठीक है, और इसमें से 181 मिलियन USD, इस 316.9 मिलियन USD में से ये 181 मिलियन USD एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जाएगा, बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बाकी का फंड इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को 30 जून 2028 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। In order to launch cross-border UPI transactions between India and which company, NPCI International Payments Limited and PhonePe Payment Services Limited has recently partnered। भारत और किस देश के बीच सीमा पार UPI लेन देन को शुरू करने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और फ़ोनपे पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में साझेदारी की है। फ़ोनपे की स्पेलिंग यही है, ध्यान रखना, ये अपने इंडिया वाला फ़ोनपे नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो फ़ोनपे है, ये फ़ोनपे पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये नेपाल का लार्जेस्ट पेमेंट नेटवर्क है। ठीक है, इसी के साथ में अभी हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि इंडिया और नेपाल के बीच में क्रॉस बॉर्डर UPI ट्रांजेक्शन्स को लॉन्च किया जा सके, यानी कि सीमा पार UPI लेन देन शुरू करने के लिए इंडिया और नेपाल के बीच में इंडिया की NIPL ने नेपाल के फ़ोनपे पेमेंट सर्विसेज के साथ ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास का। In order to boost rooftop solar adoption among residential consumers, which bank has recently partnered with Tata Power Solar Systems Limited (TPSSL)? आवासीय उपभोक्ताओं के बीच रूफटॉप सोलर अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन नंबर डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, जो आवासीय ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनके बीच रूफटॉप सोलर एडॉप्शन को बढ़ावा जा सके। मतलब छतों पर वो सोलर पैनल वगैरह लगा के सोलर बिजली वगैरह जनरेट कर सकें। इस तरीके के जो सोलर प्रोजेक्ट होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए छतों पर मेनली तो बस यही है कि रूफटॉप सोलर एडॉप्शन को बढ़ाया जाए, अपने छतों पर सब लोग सोलर पैनल लगवा के बिजली वहाँ से बनाएं और उसका यूज़ करें अपने डे टू डे लाइफ में। इसीलिए ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और टाटा पावर सोलर सिस्टम ने हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक, तो ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। 18 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास हम लोग जो डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम लोग 19 मार्च से आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होती है।